नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जो विज्ञान और आध्यात्म के बीच की धुंधली सी लकीर पर चलती है। कहानी है एक जाने माने मनोचिकित्सक की जो अपने करियर के बिल्कुल शिखर पर थे। और उनकी एक मरीज? हाँ, उनकी एक मरीज जो सालों से एक अनजाने डर और घबराहट में जी रही थी। और एक ऐसी थेरेपी जो कह सकते हैं कि गलती से खोज ली गई पर उसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ब्रायन वीस और उनकी बहुत ही चर्चित किताब मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स की। बिल्कुल, ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसका विश्वास सिर्फ सबूतों पर था, सिर्फ विज्ञान पर। हाँ, आईवी लीग से पढ़े लिखे। बिल्कुल, लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है कैथरीन नाम की एक मरीज से, और कुछ ऐसा होता है जो उसके विज्ञान के सारे नियमों को चुनौती दे देता है। सही बात है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इन सोर्सेस के आधार पर हम ये देखेंगे कि आखिर कैथरीन के साथ उस बंद कमरे में हुआ क्या था। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यानी पिछले जन्मों में ले जाने वाली चिकित्सा आखिर है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, हाँ, सबसे बड़ा सवाल, इस अनुभव ने कैसे एक पक्के साइंटिस्ट को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हमारी कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। हाँ, कि क्या होता है जब एक डॉक्टर का सामना किसी ऐसी हकीकत से हो जो उसकी मेडिकल किताबों में कहीं लिखी ही नहीं है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है कैथरीन से। 27 साल की एक महिला जो भयानक दुस्वप्नों, एंजाइटी अटैक और कई तरह के फोबिया से जूझ रही थी। उसे पानी से डर लगता था, गला घुटने का एहसास होता था। हाँ, अंधेरे से डर लगता था। उसकी जिंदगी एक तरह से थम सी गई थी। और ऐसा भी नहीं था कि उसने इलाज की कोई कोशिश ना की हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और डॉक्टर वीस के पास आने से पहले करीब 18 महीने तक वो पारंपरिक मनोचिकित्सा से गुजर चुकी थी। और कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं, उसकी हालत वैसी की वैसी थी। और डॉक्टर वीस जो उस वक्त मियामी के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में साइकियाट्री के चीफ थे, उनके लिए ये एक प्रोफेशनल चुनौती थी। सही है। उन्होंने भी हर तरह की पारंपरिक थेरेपी आजमाई पर कुछ काम नहीं आया। एक तरह से मेडिकल साइंस उसके केस में हार मान चुका था। लगभग। और जब सारे रास्ते बंद हो गए तो डॉक्टर वीस ने एक ऐसी चीज का सहारा लिया जिसे वो खुद भी बहुत शक की निगाह से देखते थे। सम्मोहन यानी हिप्नोसिस। अच्छा। और यहाँ सम्मोहन का मतलब वो नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं कि किसी को वश में कर लिया। हाँ, वो सब नहीं। ये बस गहरी एकाग्रता की एक अवस्था है जहां आपका चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है और अवचेतन मन की दबी हुई यादें सतह पर आ सकती हैं। तो उनका मकसद बस ये था कि शायद कैथरीन के बचपन की कोई भूली बिसरी दर्दनाक याद मिल जाए। बिल्कुल, जो उसकी समस्याओं की जड़ हो। लेकिन मिला कुछ और ही, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल, सम्मोहन की अवस्था में जब डॉक्टर वीस ने उसे कहा कि वो बचपन की किसी घटना पर वापस जाए, तो कैथरीन बचपन में नहीं बल्कि लगभग 4000 साल पहले के प्राचीन मिस्र में पहुंच गई। 4000 साल पहले? हाँ, वो एक पूरी तरह से अलग जिंदगी, अलग शरीर और एक अलग मौत का अनुभव कर रही थी। अच्छा। उसने बताया कि कैसे एक बाढ़ में उसकी और उसके बच्चे की जान चली गई थी, और जैसे ही उसने ये अनुभव किया, पानी से उसका वो जो जन्मों पुराना डर था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक मिनट, ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर और उसके सामने एक मरीज ऐसी बातें कर रही है। उनका पहला रिएक्शन क्या था? शक, जाहिर है। उन्होंने इसे मरीज का कोई वहम या कल्पना क्यों नहीं माना? बिल्कुल यही माना। डॉक्टर वीस पूरी तरह से उलझन में थे। एक वैज्ञानिक के तौर पर उनका दिमाग कह रहा था कि ये सब कैथरीन की कल्पना है। शायद उसकी अंगर दबी हुई फैंटासिया बाहर आ रही हैं। हाँ। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर वो देख रहे थे कि इन कल्पनाओं से उसके लक्षण ठीक हो रहे थे। ये दिलचस्प है। हाँ, एक एक करके कैथरीन ने अपने 86 पिछले जन्मों को याद किया। 86? हर जन्म में वो एक दर्दनाक मौत से गुजरी थी और हर मौत का संबंध उसके आज के किसी न किसी डर से था। और जैसे जैसे वो इन यादों का सामना करती गई, उसके सारे डर, सारे फोबिया एक एक करके खत्म होते गए। लेकिन सिर्फ लक्षणों का ठीक होना शायद एक वैज्ञानिक के लिए काफी नहीं था। कोई तो ऐसा पल आया होगा जिसने उनके शक को यकीन में बदल दिया। हाँ, और वही इस कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। क्या हुआ? कुछ सेशन के बाद कैथरीन ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो किसी भी वैज्ञानिक तर्क से परे था। वो अपने 2 जन्मों के बीच की एक अवस्था में जाने लगी। 2 जन्मों के बीच की अवस्था? हाँ, जिसे वो जीवन के बीच की अवस्था कहती थी। और वहां से वो संदेश देने लगी।
उसका कहना था कि मास्टर्स यानी कुछ बहुत उन्नत आध्यात्मिक सत्ताएं हैं जो उसके जरिए डॉक्टर वीस से बात कर रही हैं। मास्टर से संदेश, ये तो और भी ज्यादा अजीब है। मतलब एक आम इंसान के लिए इस पर विश्वास करना तो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर वीस के लिए भी था, जब तक एक संदेश ऐसा नहीं आया जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। अच्छा। कैथरीन ने उस अवस्था में डॉक्टर वीस के पिता के बारे में बात की, जिनकी मौत हो चुकी थी। उसने उनके हिब्रू नाम तक का जिक्र किया। ओहो। फिर उसने डॉक्टर वीस के उस बेटे के बारे में बताया जिसकी मौत जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद दिल की एक दुर्लभ बीमारी से हो गई थी। ये बातें तो कोई नहीं जान सकता था। कोई नहीं, है सार्वजनिक रूप से कोई नहीं जानता था। कैथरीन का इन्हें जानना नामुमकिन था। वो एक पल था जब डॉक्टर वीस का संदेह टूट गया। उन्हें मानना पड़ा कि वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो विज्ञान की समझ से बाहर है। और इस पूरी थेरेपी का नतीजा क्या रहा? क्या कैथरीन, क्या वो पूरी तरह से ठीक हो गई? पूरी तरह से। कुछ ही महीनों में उसके सारे लक्षण, सारी डर, सारी एंग्जाइटी गायब हो गई। कमाल है। वो एक खुशहाल और संतुलित जिंदगी जीने लगी और उसके लक्षण फिर कभी वापस नहीं आए। कैथरीन की कहानी तो अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली है, लेकिन एक वैज्ञानिक के तौर पर डॉक्टर वीस के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या ये सिर्फ एक अनोखा मामला था? हाँ, बिल्कुल। क्या ये चमत्कार दोबारा हो सकता था या कैथरीन ही कोई खास थे? यही सबसे बड़ा सवाल था। एक केस को आप संयोग मान सकते हैं, लेकिन अगर वही पैटर्न बार बार दोहराया जाए तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही है। इसीलिए डॉक्टर वीस ने बहुत सावधानी से कुछ और मरीजों पर यह थेरेपी आजमाने का फैसला किया। उन्होंने लगभग 1 दर्जन और मरीज चुने। और इन मरीजों को चुनने का कोई खास आधार था? मतलब कोई भी? नहीं, ये बहुत जरूरी था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इनमें से कोई भी मरीज साइकोटिक ना हो। अच्छा, मतलब जैसे वास्तविकता और भ्रम में फर्क ना पता हो। बिल्कुल। वो नहीं चाहते थे कि नतीजों को किसी और मानसिक बीमारी का साइड इफेक्ट मान लिया जाए। वो हर चीज को एक साइंटिस्ट की तरह वेरीफाई करना चाहते थे। तो ये आम लोग थे? हाँ, आम लोग जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अलग अलग तरह की फोबिया से परेशान थे और जिन पर पारंपरिक इलाज काम नहीं कर रहा था। तो क्या नतीजा हर बार एक जैसा था? क्या सब कैथरीन की तरह अपने पिछले जन्मों में जाने लगे? हैरानी की बात है, हाँ, नतीजा लगभग हर बार एक जैसा था। सच में? हाँ, मरीजों ने अपने पिछले जन्मों की दर्दनाक यादों का सामना किया और उनके लक्षण ठीक हो गए। इतना ही नहीं, उन सब में एक और बड़ा बदलाव आया। क्या? मौत को लेकर उनका नजरिया बदल गया। उनका डर कम हो गया, क्योंकि उन्हें एक तरह का यकीन हो गया कि वो पहले भी जी चुके हैं और मृत्यु अंत नहीं, बस एक पड़ाव है। कुछ उदाहरण तो वाकई चौंकाने वाले हैं, जैसे वो रेस्टोरेंट का मालिक। हाँ, जिसे पुलों और सुरंगों से इतना डर लगता था कि वो शहर के कुछ हिस्सों में जा ही नहीं पाता था। बिल्कुल। उसे रिग्रेशन में याद आया कि प्राचीन काल में किसी मध्य पूर्वी संस्कृति में उसे दुश्मनों ने एक गुफा में जिंदा दफना दिया था। ओहो! जैसे ही उसने उस घुटन और बेबसी को दोबारा महसूस किया, उसका आज का डर पूरी तरह खत्म हो गया। और वो कलाकार जिसे अपनी गर्दन और कंधों में हमेशा एक अजीब सा दर्द रहता था। हाँ, और डॉक्टरों को उसकी कोई वजह नहीं मिलती थी। उसे याद आया कि स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान उसे किस तरह से टॉर्चर किया गया था। उस याद के बाद उसका दर्द भी चला गया। ये तो ऐसा है कि हमारा शरीर और मन वो उन घावों को याद रखता है जिन्हें हमारा चेतन दिमाग भूल चुका है। बिल्कुल। एक युवा डॉक्टर का भी जिक्र है जिसे समुद्र से डर लगता था। हाँ, उसे याद आया कि एक जन्म में वो एक वाइकिंग था और एक तूफान में समुद्र में डूबकर उसकी मौत हुई थी। तो ये पैटर्न बार बार सामने आ रहा था। बार बार पिछले जन्म का आघात आज के जीवन में एक तर्कहीन डर या दर्द बनकर उभर रहा था। इन सोर्सेज में मियामी की एक यहूदी महिला का केस भी काफी खास बताया गया है। वो केस तो एक कदम और आगे जाता है। वो महिला भी कैथरीन की तरह अपने कई पिछले जन्मों को याद कर सकती थी। अच्छा। उसे याद था कि कैसे यीशु की मृत्यु के कुछ समय बाद फिलिस्तीन में रोमन सैनिकों ने उसका बलात्कार किया था। एक और जन्म में वो 19वीं सदी में न्यू ऑर्लियंस में एक वेश्यालय चलाती थी। बाप रे। और एक जन्म में मध्य युग में फ्रांस के एक मठ में रहती थी। और क्या उसके साथ भी मास्टर से संदेश मिलने जैसा कुछ खास हुआ? हाँ, और यहीं पर बात और भी रहस्यमयी हो जाती है। वो महिला भी जन्मों के बीच की अवस्था से संदेश दे सकती थी, लेकिन उसके संदेश भविष्य के बारे में होते थे। भविष्य के बारे में? तो और वे सच साबित होते थे। वो भविष्य की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी कर सकती थीं। डॉक्टर वीस के लिए ये एक और बड़ा सबूत था। वो आज भी एक वैज्ञानिक की तरह उसके सत्रों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और सत्यापन कर रहे हैं। तो इन सब कहानियों का, इन सभी अनुभवों का सार क्या है? अगर हम इन सभी केस स्टडीज को एक साथ देखें तो डॉक्टर वीस की खोज का असली मतलब क्या निकलता है? इसका जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है
कि हम अपनी जिंदगी का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा जी रहे हैं। हमारी असली कहानी तो जन्मों जन्मों तक फैली हुई है, और हमारी आज की चिंताएं, डर और रिश्ते वो उस बड़ी कहानी के सिर्फ अधूरे पन्ने हैं। तो थेरेपी का मकसद सिर्फ डर हटाना नहीं है? नहीं, इसका एक बड़ा मकसद लोगों के मन से मौत के डर को कम करना है। ये विश्वास दिलाना कि हम अमर आत्माएं हैं जो सीखने और अनुभव करने के लिए बार बार इस दुनिया में आती हैं। और यहाँ सीखने का क्या मतलब है? मतलब क्या सीखना है हमें? स्रोत में मास्टर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो कहता है, हमारा काम सीखना है, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर जैसा बनना है। इसका मतलब है कि हर जन्म का उद्देश्य अनुभव और ज्ञान के जरिए आध्यात्मिक रूप से विकसित होना है। हमें धैर्य, प्रेम, करुणा जैसे गुण सीखने हैं, अपने अधूरे काम, अपने कर्ज चुकाने हैं। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा है। बिल्कुल। डॉक्टर वीस कहते हैं कि हर किसी को इस थेरेपी से गुजरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी काम है एक खुला दिमाग रखना, इस संभावना के लिए तैयार रहना कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमारी 5 इंद्रियां हमें बताती हैं। इस पूरे अनुभव ने डॉक्टर वीस को व्यक्तिगत रूप से कैसे बदला होगा? मतलब एक सफल मनोचिकित्सक जिसका एक स्थापित करियर है, हाँ, उसके लिए इस तरह की किताब लिखना तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल जोखिम रहा होगा। साथ ही डॉक्टर और वैज्ञानिक समुदाय तो इसे मजाक ही समझते होंगे। निश्चित रूप से। और उन्होंने इस किताब को लिखने से पहले 4 साल तक इंतजार किया। वो अपने करियर को लेकर डरे हुए थे। 4 साल? हाँ, लेकिन अंत में उन्हें लगा कि ये जानकारी इतनी जरूरी है कि इसे दुनिया के साथ साझा करना ही होगा, भले ही इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। किताब के अंत में वो लिखते हैं कि उन्हें अब इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इसका उनके करियर पर क्या असर पड़ेगा। उनका मानना है कि ये ज्ञान दुनिया के लिए उनकी निजी प्रैक्टिस में किए गए किसी भी काम से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तो उनका मिशन ही बदल गया। उनका मिशन अब सिर्फ अपने मरीजों का इलाज करना नहीं, बल्कि मानवता को एक बड़ा संदेश देना बन गया है। इन सभी सोर्सेस को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में उठता है। क्या? इन सभी मामलों का आधार यह है कि पिछले जन्मों के अधूरे काम या दर्दनाक अनुभव हमारे आज के जीवन की समस्याओं का कारण बनते हैं। हाँ, यही इन सभी केस स्टडीज का मूल सिद्धांत लगता है। एक धागा है जो जन्मों को जोड़ता है। तो अगर हम इस विचार को एक पल के लिए सच मान लें, तो ये हमारी अनसुलझी भावनाओं की प्रकृति के बारे में हमें क्या बताता है? अच्छा सवाल है। क्या इसका मतलब ये है कि दर्द, अपराध बोध, गुस्सा या प्यार जैसी गहरी भावनाएं, क्या वो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती हैं और हमारे साथ चलती रहती हैं? हाँ, क्या वे तब तक हमारे साथ गूंजती रहती हैं जब तक कि उन्हें आखिरकार समझकर सुलझा ना लिया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं।